सो गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी आर्मस्ट्रांग नंबर पे। तो सबसे पहले बेसिकली आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। तो देखो आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट डिजिट्स। ठीक है, क्या करना होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास में कोई भी नंबर है, कोई भी आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 एक नंबर है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। कैसे होगा चेक, और क्या करना है इसका। देखो सबसे पहले ये जो तीनों डिजिट हैं इनको कर लो अलग अलग। 1 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, 3 को अलग कर लो, कर ली। अब इनका क्यूब करो तीनों का। 1 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो और 3 का क्यूब कर दो। तो 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 बार क्यूब करना है इसका। 3 बार मल्टीप्लाई हो गया और इसको ठीक है, जो भी आपका अगला वाला नंबर है। फिर 2 का करो, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। और फिर करना है 3 का। तो हमने क्या किया, 3 का भी कर लिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। अब देखो इसका क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, प्लस इसका क्यूब क्या होगा, 8, 8 हो गया, ठीक है। और इसका क्यूब क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9 3 27 27 प्लस 27। अब देखो अगर इसको प्लस करके तुम्हारा 1 2 3 यानी 123 आ रहा है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, और नहीं आ रहा है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्यूब करोगे और उनको सम कराओगे तो जो भी नंबर आपका सम होके आएगा वो इक्विवेलेंट है किसके, जो आपका नंबर है डिजिट है उसके। तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना नहीं है जैसे इसमें है। मैंने अभी क्या बोला था कि दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट डिजिट्स। जब भी हम इसके डिजिट्स का क्यूब करेंगे और सम करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 27 और 8 कितने हो गए, 35, 35 और 1 36। अब क्या जो है 1 2 यानी 123 इक्वल है 36 के, नहीं है। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आता तो होता ही है, ठीक है। अब देखो ये तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर जैसे कोई और डिजिट ले जो आर्मस्ट्रांग नंबर वाली हो तब तो वो उसका एग्जांपल लेते हैं। फिर देखो मैं दिखाता हूँ आपको आर्मस्ट्रांग नंबर कहते किसको है। प्रोग्राम आप खुद बनाना पड़ेगा आपको। फिर मैं बता रहा हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर किसको कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, छोटे छोटे। और सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है कंपनीज की कि ऐसे आंसर वो क्वेश्चन पूछती है इंटरव्यू के अंदर। देखो सपोज करो एक और नंबर ले लें जो नंबर है 153, ठीक है, 157। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिजिट्स का क्यूब करेंगे और उनको सम करेंगे। जैसे 1 का करो, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, हमने ये किया। और इसका करा दो सम किसके साथ में, 5 का क्यूब करो, 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये किया मैंने। फिर प्लस करो, 3 का करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो अब ऐसे करना, अब इसको चेक करना है कि इसका जो क्यूब है वो, इसका क्यूब है वो और इसका क्यूब है वो, और उनको सम करा के जो भी इसके इक्विवेलेंट आ जाए वो तो आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा आपका। नहीं आया तो नहीं होगा। अब देखो 1 का तो 1 ही होगा प्लस, और इसका क्या होगा 125, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कराओ इसका 27, ठीक है। अब देखो इनको जब सम कराओगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, 153 के, ठीक है, ये आ गया मेरे 153। क्या 153 के इक्विवेलेंट है, हाँ है, बिल्कुल है, 153 के बराबर है, तो इक्विवेलेंट हो गया ना। तो ये क्या है, मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्या करना होता है कि जब भी आप डिजिट का क्यूब करोगे और उनको सम करा के जो भी आपका आंसर आ रहा है अगर वो इक्विवेलेंट है जो भी डिजिट दी गई है उसके, तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, आर्मस्ट्रांग नंबर। समझ में आया, मूवी
वो भी समझ में आए आर्मस्ट्रांग नंबर किसको कहते हैं? देखो कुछ गिने चुने ही नंबर होते हैं जो आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं, वरना नहीं होते हैं। जैसे 0 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 1 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 157 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 370 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 371 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 407 होता है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आर्मस्ट्रांग्स के हैं, वरना अदरवाइज जो आर्मस्ट्रांग नंबर है वो आपको चेक करने पड़ेंगे वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। अच्छा कोई ये बता सकता है 999 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं? 999 999 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं? 999 क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है? बताओ क्या ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है? नो नहीं नो सर, नो सर, नहीं है, चेक हो गया। सर 9 का क्यूब भी 729 होता है, 3 बार ऐड करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो जो 999 है वो आपके क्वेश्चन नंबर नहीं है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1000 नहीं 800 ये बताओ ये वाला कितना होगा? 840 क्या ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर होगा? बताओ क्या ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर होगा? क्या एक आर्मस्ट्रांग नंबर होगा? नो सर, नहीं होगा, क्यों? सर 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64 और 1 का क्यूब होता है 1, तो फिर वो ऐड करने पे कम आ रहा है कुछ। हाँ 22 का 22 का भी नहीं होगा क्योंकि जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसका 8 आएगा, तो 8 और 8 16 हो गए, फिर वो कम रह जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर समझ में आया सभी लोगों को? आर्मस्ट्रांग का नंबर का मतलब क्या है नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अब देखो आर्मस्ट्रांग नंबर की नीड ही क्या थी? इतना सारा वो करना पड़ रहा था, आर्मस्ट्रांग नंबर की नीड ही क्या थी कि इतना सारा नंबर हमें फाइंड करना पड़ा? कोई बता सकता है आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों हमने बनाया? क्या जरूरत थी आर्मस्ट्रांग नंबर की? बताओ क्या मतलब था आर्मस्ट्रांग नंबर का? नहीं पता है? वाह कमाल कर दिया तुमने तो। सर डिजिट दी हुई है उनको पहले अलग अलग करके उनका 3 बार क्यूब निकाल के जो भी उनको प्लस करते हैं, अगर वो जो डिजिट दी हुई अगर आर्म स्ट्रॉन्ग है नहीं तो नहीं है। बढ़िया। तो फाइनली मैं मान लूं कि आर्मस्ट्रांग नंबर का आपको पता ही नहीं है। देखो आपने आर्मस्ट्रांग नंबर में एक चीज देखी होगी, जितने भी लेटर्स अभी मैंने बोले उसमें एक कॉमन चीज थी, वो सारे के सारे क्या थे?
पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जो मैंने अभी आपको बोले कि ये जो नंबर्स हैं वो आपके आर्मस्ट्रांग नंबर हैं। वो क्या होंगे आपके, जितने भी आप नंबर डिफाइन करोगे, जितने भी आर्मस्ट्रांग आपको नंबर मिलेंगे वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, देखो जब भी हम आर्मस्ट्रांग नंबर को यूज करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर इसको एरर फाइंड करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है वो तो खैर नहीं बता सकते, क्योंकि वो एडवांस पार्ट है। लेकिन इतना ही बता सकते हैं कि जो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है वो जब भी हम फाइंड करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर को तो पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन जो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर होता है वो छोटी सी एल्गोरिथम को यूज करता है। आपने लॉग का नाम सुना होगा, लॉगरिथम जिसको हम कहते हैं, स्पेशली इसी के लिए बनाया गया था, लॉगरिथम के लिए, जिसकी वजह से ये जो नंबर है आर्मस्ट्रांग नंबर ये हमने यूज किया। और जो आर्मस्ट्रांग नंबर है आपका वो कह लो कि सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज होता है आपका। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का नाम सुना है आपने, किसी भी चीज को या फिर किसी भी मैसेज को हम लोग हाइड करते हैं, ठीक है, या फिर छिपाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है उसमें कि हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर का यूज करते हैं। बताएंगे आपको कैसे आर्मस्ट्रांग नंबर का यूज होता होगा, क्या पर्पस था आर्मस्ट्रांग नंबर को लाने का। जरूरी नहीं है, देखो जब भी आप कोई नई चीज सुनो तो उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करो कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या मतलब रहा होगा इसका, क्यों बनाया गया हो इसको बनाया गया होगा, कैसे यूज करना होता होगा उसको, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी जो नॉलेज है वो लिया करो कि क्या है ये। अब ऐसे नहीं कि प्रोग्राम बनाने बैठ जाओ, मैंने बोल दिया कि आर्मस्ट्रांग नंबर के प्रोग्राम बना के लाने हैं। बहुत सारे लोगों ने यही किया हुआ, और तुम नहीं, ये इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं। वो समझ में आ रहा है, ये चीज होती है। आई होप आप समझ गए होंगे आर्मस्ट्रांग नंबर। और कोई क्वेरी? अब देखो पैलिंड्रोम नंबर के बारे में बात करते हैं। पैलिंड्रोम नंबर सिंपल ये कह लो कि अगर हम उसको इन्वर्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, एस सेम आएगा जैसा वो नंबर है। जैसे 121, ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 121 का 121 ही आएगा, 131 का 131 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो नंबर आपका रिवर्स होकर सेम आंसर दे रहा हो, आउटपुट सेम दे रहा हो, तो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। बस इतना ही समझ लो इसके बारे में, ठीक है, बस इतना। प्राइम नंबर का मतलब समझ ही गए होगे, या तो 1 से या फिर इटसेल्फ, ये है। अब देखो अब लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जिससे आपको एक छोटी सी और चीजें पता चलेंगी, जरूरी है। क्या बताना नंदिनी, दोबारा बताओ, क्या पूछना है? क्या बताना है, दोबारा बताओ। पैलिंड्रोम नंबर, देखो पैलिंड्रोम नंबर को जब भी हम रिवर्स करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जैसे 121 है, अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो आंसर 121 का 121 ही आएगा, ठीक है। तो जो नंबर रिवर्स करके सेम आंसर दे रहा हो या सेम आउटपुट दे रहा हो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। ओके, हाँ। अब देखो एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। किसका प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं? पाइथन में, ठीक है। छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे, छोटा सा, कुछ नहीं करेंगे उसमें, छोटा सा प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। और हम क्या करेंगे, देखो हम लोग कुछ ऐसी चीज को यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी और उसको देखा था। करानी इसका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाए।
देखो क्या होता है कि जब भी हम मॉड्यूल्स की या लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो हमारे पास में मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज दो टर्म होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब कुछ और होता है, लाइब्रेरीज का मतलब कुछ और होता है, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। कैसे होता है कि सपोज करो मुझे मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरीज को यूज करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज के अंदर कुछ कोड लिखा होता है, उसको हम रीयूज करते हैं। बस इतना काम होता है मॉड्यूल का उसका क्या कहते हैं, लाइब्रेरी का। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी जो होती है ना आपकी बहुत बड़ी होती है, और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपके छोटे भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं आपके छोटे होते हैं, लेकिन लाइब्रेरीज के अंदर कोड आपका बहुत ज्यादा लिखा होता है। समझ रहे हैं क्या होता है लाइब्रेरीज के अंदर? बहुत ज्यादा कोड लिखा होता है, और बहुत ज्यादा कोड होने की वजह से क्या होता है, वो बल्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से, और उसके अंदर जो लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर आपकी फंक्शनलिटीज बहुत होती हैं, और फंक्शनलिटीज होने के साथ में बहुत सारा कोड भी होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल्स की, कि मॉड्यूल्स में क्या होता है, तो मॉड्यूल के अंदर उतना ही कोड लिखा होता है आपका जिसको हम रीयूज करते हैं। तो हम लोग आपको आपको क्या करने वाले हैं, हम लोग कि आपको मॉड्यूल बना के और उसको रीयूज करके दिखाने वाले हैं, कि जैसे लाइब्रेरीज या फिर अभी जैसे हम इंपोर्ट किया था ना हमने, ऐसे ही आपको इंपोर्ट कराएंगे, उसको बना के दिखाएंगे, मॉड्यूल को यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, रेडी है ना? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे मॉड्यूल को बनाएंगे और क्या करेंगे। देखो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। फाइल क्या बना लेते हैं, मैं पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर काम करूंगा मैं। तो इसका नाम रखते हैं हम मॉड्यूल। ठीक है, मैंने फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग अब। ठीक है, मैंने इस फोल्डर के अंदर गया और इस फोल्डर के अंदर क्या करेंगे यार, ये काम करते हैं हम लोग अलग से एक फोल्डर बना लेते हैं नया, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो। इसका नाम रखते हैं मॉड्यूल क्रिएशन। ठीक है, मैंने ये बनाया एक मॉड्यूल का फंक्शन डिब्बा। देखो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इसमें देखो एक मॉड्यूल बनाना है आपको, तो मैंने लिखा है यहाँ पे माई मॉड्यूल करके एक मॉड्यूल बना रहा हूँ मैं। आपका मॉड्यूल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप जो रखना चाहे वो रख लो। मैंने यहाँ पे माई मॉड्यूल करके एक पाइथन फाइल बनाना है। ठीक है, देखो वही होता है आपकी जो फाइल्स होती है, जो मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, जो भी कोड आपका लिखा होता है एक पाइथन फाइल ही होती है, लेकिन हम उसको रीयूज करते हैं। तो कैसे करते होंगे देखो, और अगर हम मॉड्यूल की बात करें या लाइब्रेरी की बात करें तो होता क्या है, देखो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच इज स्टोर्ड फंक्शन क्लासेस एंड वेरिएबल्स, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। बस इतना ही है। क्या होता है उनके अंदर, फंक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। अब उसको हम रीयूज करते हैं, देखो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला डेफ और एड, मैं यहाँ पे मॉड्यूल बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था ना अभी फंक्शन या कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, एक्स और वाई ले लिया दो, और इसके अंदर क्या किया, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करूंगा मैं क्या, देखो कुछ भी बना सकते हैं, आपको जैसे कोड बनाना है उस हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही नॉर्मली कोड लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली कोड लिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है, इसमें दो स्टेटमेंट डाली है, बस इतना ही किया मैंने। ये मेरा मॉड्यूल तैयार है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। और बाकी का अगर आप ये कहें कि मॉड्यूल तो और भी बड़ा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपको जरूरत है आप वैसे यूज कर सकते हैं इसको। अभी मैं केवल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, तो आप एग्जाम्पल के तरीके से समझे इसको। मैंने एक यहाँ पे एक मॉड्यूल बना चुका हूँ मैं, अब इसको यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको यूज कैसे होगा ये। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और फाइल बनानी है जो आपकी मेन फाइल होगी। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मॉड्यूल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि इंपोर्ट करा दो जो मैंने मॉड्यूल बनाया ना, माई मॉड्यूल करके, तो माई मॉड्यूल करके उसको इंपोर्ट करा दो। अब उसके अंदर क्या कराना है आपको, दो इनपुट ले लो, x इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट क्या लिखता है, इनपुट, और इसके अंदर क्या करना है बोले तो एंटर वैल्यू x। ठीक है, मैंने कहा कि एक के अंदर मुझे x वैल्यू लेनी है और दूसरे के अंदर मैंने कहा कि मुझे y वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, समझ गए। अब देखो हमारा ये तो हो चुका, अब हमें क्या कराना है, मॉड्यूल तो इंपोर्ट करा लिया हमने, लेकिन उसमें एक फंक्शन बनाया था ये वाला डेफ का, तो इसको कॉल करा बस। ठीक है, मैंने कहा
कि जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करा दो। ठीक है जी, कॉल करा देंगे। क्या था आपका फंक्शन? माई मॉड्यूल का, ठीक है, डॉट एड नाम का फंक्शन था, उसके अंदर 2 पैरामीटर थे एक्स और वाई, उनको कॉल करा दो। ठीक है, मैंने उसको यूज कर लिया। अब देखो यूज हो गया, आपका मॉड्यूल भी यूज हो गया। अब देखो यहाँ पे फंक्शनैलिटीज जो आपकी इंपोर्ट होके आएगी ना, वो जो इंपोर्ट होके आएगी वो क्या होके आएगी इस मॉड्यूल के अंदर। देखो क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि ऐड करना मुझे एक्स और वाई को, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट हो गई, उसने ऐड करा दिया। लेकिन जब आप मेन जो फाइल है पाइथन की उसमें आप आओगे तो उससे आप उससे कहोगे कि आप को क्या करना है, एक्स को इनपुट कराना है, वाई को इनपुट कराना है, और एक्स और वाई का जो मॉड्यूल के अंदर फंक्शनैलिटी है उसको इंपोर्ट करा लो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इंपोर्ट करा लो, तो उसके अंदर इंपोर्ट कराने का मतलब क्या था, यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर क्या हो रहा था कि सम करा रहा था वो। अब देखो यहाँ पे कहीं सम हो रहा है हमारा, कहीं नहीं हो रहा, लेकिन आंसर कैसे आएगा आपका? सम होके। देखो इसको रन कराते हैं। मैंने इसको रन कराया, बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू दे दो, मैंने 3 दे दी। बोल रहा है कि वाई की वैल्यू दे दो, मैंने 4 दे दी। अब देखो आपका आया सम। तो आपको दिख रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हमने अपनी मेन फाइल के अंदर कहीं भी ऐसा कोई कुछ कोड नहीं लिखा है जिसमें सम कुछ दिख रहा हो मैं। ठीक है, सम जैसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हमने क्या किया था, हमने एक मॉड्यूल बनाया था जिसके अंदर हमने सम नाम की फंक्शनलिटी डाली थी। देखो माय मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था सम करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो हमने वही फंक्शनलिटी अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करा ली। किसके जरिए? इंपोर्ट माय मॉड्यूल, और उसकी फंक्शनलिटी को हमने यूज कर लिया। इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को रीयूज करते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी लाइब्रेरीज होती है जिनके अंदर आपका कोड लिखा होता है, ऐसी आपका कोड लिखा होगा और उसको हम लोग रीयूज कर पा रहे होंगे। अब जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर बना के दिखाया था, अगर मैं कैलकुलेटर को इस एक मॉड्यूल बना के और उसकी फंक्शनलिटी को यूज करके दिखाऊं तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको यूज करके देखना, लेकिन आपके में मॉड्यूल काम नहीं करेगा। ये सिर्फ लैपटॉप्स में या फिर उसमें होता है। अभी ये जैसे क्या होगा कि अब आप मॉड्यूल बनाओगे तो आपकी पाइथन फाइल कॉल नहीं होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका फोन ही होगा वो। लेकिन आप लैपटॉप वगैरह में देखोगे तो फाइल को क्या करेगा, और उसको कॉल करा लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरा खैर लोकल पीसी पे चल रहा है। कुछ फाइल ऐसी जो होते हैं जो इंटरनेट में चल रही होती हैं, उनका क्या? तो उसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो आपका फोन है वो सपोर्ट नहीं कर पाए इस मॉड्यूल को। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना मॉड्यूल को क्यों यूज कर पा रहे हैं हम लोग। मॉड्यूल के अंदर आपकी कुछ फंक्शनलिटीज होती हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए हम मॉड्यूल का यूज कर पाते हैं। उसकी जो मॉड्यूल के अंदर फंक्शनलिटीज होती हैं, ठीक है, उसके जो फीचर होते हैं उसको यूज कर पाते हैं हम लोग। जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है उसको हम यूज कर पाते हैं। जैसे माई मॉड्यूल के अंदर था, हम हो रहा था, हमने उसको यूज कर लिया। ठीक है, ये आपका मेन कोड है, ये आपका माई मॉड्यूल का कोड है। अब आपको समझ में आया माई मॉड्यूल या फिर जो मॉड्यूल्स होते हैं क्या यूज करते हैं हम लोग, उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको यूज करने के लिए। तो अब कोई एरर मॉड्यूल को समझने में? मॉड्यूल बहुत सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए, वरना मॉड्यूल के ऊपर 2-3 दिन की क्लास होती है असल में, लेकिन हमने मॉड्यूल आपको सिंपल बना दिया। मॉड्यूल क्लियर हुआ? मॉड्यूल जब भी हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे ना तो अब करेंगे कि जब भी आप ऐसी लाइन देखो, जब भी आप ऐसी लाइन देखो इंपोर्ट कुछ, और उसके सामने क्या होगा, आपका मॉड्यूल का नाम होगा। कोई मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, हम लोग यूज करते होंगी, कुछ बनाया होगा उसने और उसको हम रीयूज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, उसकी फंक्शनलिटीज को हमारे उसमें कोड में ले आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लाया था। ठीक है, इसके अंदर ऐड की फंक्शनलिटीज नहीं थी, हमने अपने मॉड्यूल से इंपोर्ट करा ली और वो फंक्शनलिटीज हमारे कोड के अंदर आ गई। समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आया मॉड्यूल? यस सर। थोड़ा सा और देखें मॉड्यूल के आगे, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो
थोड़ा सा और एडवांस लेके जाते हैं इसको। मैं आपको एक्चुअल में एक बेसिक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, देखो एक ना ज्योमेट्री करके एक फाइल बनाते हैं। ज्योमेट्री क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। हमने ज्योमेट्री नाम का एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, मॉड्यूल बनाना है ज्योमेट्री करके। इसके अंदर क्या करना है आपको, फंक्शन बनाना है। जैसे मैंने बोला फंक्शन बना लो, मैंने कहा रेक्टेंगल, डेफ रेक्टेंगल और इसका एरिया, ठीक है। इसको पकड़ा दो, इसकी पैरामीटर, मैंने पैरामीटर पकड़ा दिया इसको, ठीक है जी। और करना क्या है आपको, और रिटर्न h गुणा w, ठीक है। ये फंक्शनलिटीज हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेगा। अब हमने बोला कि स्क्वायर का भी निकालना है, तो स्क्वायर और एरिया। फिर इसको बोला कि क्या होता है इसका जो पैरामीटर साइड होता है, क्योंकि साइड इनटू साइड होता है इसका। और इसके अंदर क्या बोला हमने कि रिटर्न कर दो, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, मैंने बोला डेफ सर्कल, ठीक है, एरिया, इसका भी दे दो। क्या देना चाहते हैं, रेडियस दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालोगे सर्कल का तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। इसको भी बोल दो, रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर दे, चलो मैं वैल्यू दे देता हूँ इस बार इसको। मैंने बोला 2 गुणा 3.14, ठीक है, गुणा रेडियस, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ इंडेंटेशन लगाना भूल गया हम लोग, ठीक है। अब देखो ये आपका मॉड्यूल तैयार है, ठीक है। क्या है आपका ये मॉड्यूल तैयार है, इसके अंदर हमने कुछ फंक्शनलिटीज डाल दी है। क्या डाल दी है कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर का निकलेगा और यहाँ पे सर्कल का निकलेगा। इसके पास में कुछ फंक्शनलिटीज हमने दे दी है। हम आएंगे अपने मेन फाइल के अंदर। हम अपने मेन फाइल के अंदर क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, इंपोर्ट कराना है किसको, ज्योमेट्री को। हमने कहा कि ज्योमेट्री को इंपोर्ट करा ले, ज्योमेट्री, ठीक है, इंपोर्ट करा लिया हमने ज्योमेट्री। अब देखो ज्योमेट्री की जो फंक्शनलिटी है उसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे बता सकता है कोई? सिंपल, इसको हटाओ। जैसे मुझे साइड का निकालना है तो साइड इक्वल्स टू लिखो साइड इंट इनपुट, ठीक है। मैंने बोला कि एंटर योर साइड, ठीक है। अगर साइड का एरिया निकालना चाहते हैं तो साइड पकड़ा दो उसको, वो निकाल के दे देगा आपको। अब देखो मैंने यहाँ पे साइड का इनपुट दिया है केवल, और कुछ नहीं दिया इसको। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, वहां से अपने मॉड्यूल के अंदर से फंक्शनलिटी को यूज करूंगा। क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि स्क्वायर नाम का एक वो है किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, तो ज्योमेट्री, ठीक है, डॉट, और इसके अंदर क्या था, स्क्वायर का। ये फंक्शनलिटी यूज कर ली मैंने। और इसको क्या पकड़ाना मुझे, अभी क्या पकड़ाया था मैंने उसको, साइड, ठीक है, क्योंकि इसका पैरामीटर था वो। अब देखो इस कोड के अंदर और उस कोड के अंदर आपको फर्क समझ आ रहा है। इसके अंदर मैंने कहा बताया है कि मुझे साइड इनटू साइड करना है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो जो मेरा मॉड्यूल है वो करेगा ये वाला काम, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर हमारी जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा केवल मेन कोड लिखा हुआ है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम मॉड्यूल को यूज करते हैं या लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो हमें ये फंक्शनलिटी मिलती है कि जब भी हम कोड अपना बनाते हैं तो वो कोड जो है ना शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपना एक ही बार जो कोड लिखते हैं वो एक ही बार लिखते हैं, बार बार हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक लाइब्रेरी फाइल बना देते हैं या मॉड्यूल बना देते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने कोड को रीयूज कर पाते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बोला था उसको किस जो स्क्वायर का एरिया है वो निकालना है, तो हमने साइड का पैरामीटर पकड़ा दिया और साइड को इनपुट करा लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं भी साइड इनटू साइड नहीं लिखा है, ये का फॉर्मूला नहीं लिखा है यहाँ पे। और तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखें क्या करना है, अब क्या करना है बताएं। हमें वैल्यू को प्रिंट भी कराना होगा, ठीक है। क्या कराना पड़ेगा, हमें वैल्यू को प्रिंट भी कराना होगा। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताएं। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रिंट नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूल में बताया नहीं, रिटर्न कर दिया उसको। किसी करना है साइड इनटू साइड तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं किया है तो हम प्रिंट कर, ठीक है। तो देखो यहाँ ना लिख के हम लोग कहाँ लिखेंगे इसको, नीचे, इसके नीचे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली करेंगे क्या, हम बोलेंगे उसको
कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी क्या था इसका, साइड, ठीक है, एरिया ऑफ साइड, और जो भी आपका फंक्शन था वो बता दो इसको। मैंने बोला कि स्क्वायर एरिया और इसका पैरामीटर पकड़ा दो इसको। मैंने पकड़ा दिया इसको, पैरामीटर क्या था इसका, साइड। अब देखो आपका आंसर आ जाएगा यहीं पे, ठीक है, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। ये तो आपका एक तरीका था, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये करना हो कि ये इतना जो 2-3 लाइन लिखी है वो भी ना लिखनी पड़ी तो देखो मैंने बोला यहाँ पे एक और होता है कोड जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम करके, ठीक है। मैंने बोला कि फ्रॉम ज्योमेट्री, क्या मतलब है इसका, कि ज्योमेट्री से, जो मेरा मॉड्यूल बना हुआ है ज्योमेट्री से यूज कर लो किसको, एक फंक्शन बना हुआ है स्क्वायर के एरिया उसका निकालने का, उसको रीयूज कर लो, ठीक है। मैंने बोला कि ज्योमेट्री नाम का एक मॉड्यूल है, उसमें फंक्शन बना हुआ है स्क्वायर एरिया करके, उसको रीयूज करना है आपको, ठीक है। तो बोला ठीक है, और आपको क्या करना क्या है, देखो स्क्वायर एरिया, और नीचे चलते हैं, ये वाला कोड हटाते हैं। मैंने ये वाला कोड हटा दिया। अब वो करना क्या है, मैंने बोला प्रिंट, और प्रिंट में क्या करना है आपको, सेम वही जो अभी किया था, द एरिया ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ पे बोल दो इसको स्क्वायर एरिया, और इसको पकड़ा दो इसका, एक्सक्यूज मी सर, सर यस सर, टाइम ओवर हो रहा है, 8 हो चुके हैं, आप थोड़ा सा जल्दी यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये आपका 3 लाइन में काम हो जाएगा। रन कराऊंगा तो क्या होगा, देखो साइड मांग रहा है मुझसे, मैंने साइड दे दी इसको 3, तो साइड इंटू साइड 3 इंटू 3 कितना होगा 9। तो ये आपका क्या हुआ, आपकी फंक्शनलिटीज यूज होगी किसके जरिए, आपके मॉड्यूल के जरिए। हमने यहाँ पे ज्योमेट्री नाम का एक मॉड्यूल बनाया, उसको हमने यूज कर लिया, देखो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जो भी कोड लिखा है, हमने जो भी फंक्शंस लिखे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हमने उसको दी है मॉड्यूल को, वो हम यूज कर सकते हैं। इससे हमारा कोड जो ना बल्कि नहीं होगा, ना इतना हैवी होगा कि बस लाइन को देखते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने कोड को थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड भी बनाना होता है, इस वजह से हम लोग मॉड्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लाइब्रेरीज वगैरह आपकी लिखी गई हैं पाइथन के अंदर स्पेशली। तो ये है आपका मॉड्यूल्स, आप एक बार बना के देखना, आपको पता चल जाएगा। तो वो हम जैन टेस्ट में केवल आपकी पाइथन है, पाइथन आपके सिलेबस में है, तो पाइथन करनी है आपको। टेस्ट का मैं कल बताऊंगा अब आपको, शाम वाली क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको? यस सर। आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी जितने भी ले रहे हैं क्लास, ये अच्छी यस बात। सर। पाइथन जैसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करवा पाना एक थोड़ा सा टफ वर्क होता है, लेकिन ये बिल्कुल यस मैथ सर। की तरीके से है, अगर समझ में आ गया तो पाइथन करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बहुत बेहतर है ना। मैंने जी सर। आप काफी बेहतर तरीके से अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और स्टूडेंट भी यस इंटरेस्ट ले सर। रहे हैं और होना चाहिए। सो कीप द स्पिरिट अप, बट इट इज यस सर। नाउ टाइम कंस्टेंट which we have to यस follow. सर। Okay, so finish यस, this. थैंक यू सर। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को नेक्स्ट क्लास के लिए।